हाय ऑल, कैसे हैं आप सब? आई होप दैट आप सब बहुत बढ़िया होंगे और बहुत मजे से अपनी लाइफ जी रहे होंगे और लाइफ के फुल ऑन मजे ले रहे होंगे। सो इसी मजे के साथ साथ आपको पता है कि हमें एक चीज नहीं भूलनी है, वो है पढ़ाई करना। और उसी पढ़ाई के लिए तो आप लोग यहाँ आए हैं, राइट? सो स्वागत है आप सबका फिर से आपके अपने चैनल स्कॉर प्लस फाउंडेशन पे, जहाँ पर हम साथ में मिलकर क्या कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी मेरे साथ। और मैं हूँ आपकी बायोलॉजी की एजुकेटर प्रियंका झा, जो कि आपको एक चैप्टर पढ़ा रही थी। और अगर आपको याद हो कि हम कौन सा चैप्टर कर रहे थे, तो हम बेटा जी पढ़ रहे थे इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, है ना। काफी लंबा चल गया है ये चैप्टर, क्योंकि इसमें बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और हम हर एक चीज डिटेल में कवर करते हुए जा रहे हैं, ताकि हमारा कुछ भी पोर्शन मिस ना हो एंड हम अच्छे से हर एक चीज को डिटेल्ड स्टडी कर सके एंड अल्टीमेटली क्या कर सके, अच्छे नंबर स्कोर कर सके। क्योंकि हमारा तो भाई मोटो ही वही है, क्योंकि हम जुड़े हुए हैं स्कोर प्लस के साथ। सो स्कोर प्लस करना है ना हमने। बहुत सही जगह पर आप आए हैं। तो अगर हम थोड़ी सी बात कर लें बेटा कि अब से पहले हम क्या क्या कवर कर चुके हैं इस चैप्टर में, क्योंकि हमने काफी चीजें कवर कर ली हैं, तो एक बार जल्दी से क्विकली रिकैप करते हैं उन सब चीजों का जो हमने इस चैप्टर में देख लिया है। तो जब हम बेटा बात करते हैं इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज की, तो हमने ये चीज देखा था कि ये क्या होता है, व्हाट एग्जैक्टली इज इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, क्यों चाहिए हमें, है ना। वाई भी हमने देखा था एंड देन वी स्टार्टेड विद हाउ वी कैन अचीव इट। हाउ जब हम बोलते हैं मतलब कि कैसे हम ये करें, और कैसे करने के लिए हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि फूड रिसोर्सेज जो हमारे पास हैं, इसके बेटा सोर्स हमारे पास क्या क्या है। तो फूड रिसोर्सेज के जो सोर्स हैं अपने पास दो थे, एक प्लांट बेस्ड है, एक एनिमल बेस्ड है। तो प्लांट बेस्ड में हमने बेटा क्रॉप्स के बारे में देखा था, है ना। और इन क्रॉप्स के बारे में हमने ये जाना कि हमारे पास कैसी कैसी क्रॉप्स हैं, कौन कौन से सीजन्स में वो क्रॉप्स उगाई जाती हैं, इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। एंड अल्टीमेटली जब हमें ये पता लग गया, तो उनकी नीड्स के हिसाब से हमने उनमें इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करी। हमने ट्राई किया कि हम इसकी वेराइटी इंप्रूव कर सकें बेस्ड ऑन डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स, राइट। और जब हमने उनकी वेराइटी इंप्रूव करी, उसके बाद ऑब्वियसली इनके प्रोडक्शन को मैनेज करने की बात आती है। तो फिर हमने क्रॉप्स में देखा कि हम इनके प्रोडक्शन को कैसे मैनेज कर सकते हैं। एंड लास्टली जो भी हमारे पास चीजें प्रोड्यूस हुई हैं, उनको हमने स्टोर करने के भी तरीके देखे। एंड अल्टीमेटली ऑब्वियसली जब आप किसी चीज की प्रोडक्शन देखेंगे, कोई चीज प्रोड्यूस होगी, तो उसको प्रोटेक्ट भी तो करना है ना, उसको बचा के भी रखना है। तो किससे बचाना है हमने क्रॉप्स को? तो क्रॉप्स को हमने बचाना है जो भी हमारे पास पेस्ट्स होते हैं, मतलब कि इंसेक्ट्स हो गए, वीड्स वगैरह हो गए, तो उनसे रिलेटेड प्रोटेक्शन मैनेजमेंट भी बेटा हमने क्रॉप्स में देखी थी। तो ये सारी चीजें हमने डील करी थी जब हम क्रॉप्स की बात कर रहे थे। एंड उसके बाद हमने स्टार्ट किया था अपना सेकेंड हाफ ऑफ द चैप्टर, जो कि बेटा अपने लाइव स्टॉक के बारे में है, या फिर आप कह सकते हो कि एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, है ना। और जब हम एनिमल हस्बेंड्री की बात कर रहे थे, तो इस एनिमल हस्बेंड्री में अब तक हमने देखा कि एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, मतलब हमने इसका व्हाट जो है वो देख लिया। अब इस व्हाट के अंदर भी हमने ये देखा कि जो एनिमल है सिर्फ एक टाइप का नहीं है, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स हैं। तो बेस्ड ऑन दैट अगेन वी सॉ डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स, जिसमें हमने स्टार्ट किया बेटा कैटल से। उसके बाद हमने देखा अपने पोल्ट्री के बारे में, मतलब कि हमने मुर्गियों के बारे में जाना। देन हमने बेटा आज पढ़ना है फिश के बारे में। एंड इसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक रह जाएगा, जो कि है बी कीपिंग, यानी कि मधुमक्खियों को जो हम पालते हैं वो। तो ये जो चार अपने पास एनिमल्स हैं, इनकी हस्बेंड्री हमने देखनी है कि इनको हम कैसे कैसे करके इम्प्रूव कर सकते हैं, चाहे इनका नंबर हो चाहे इनकी क्वालिटी हो। तो इसमें हमने देखा कि इनको क्या क्या चाहिए, कैसे रख सकते हैं हम इन्हें, हाइजीन पैरामीटर्स हमने देखे। इसके अलावा हमने ये देखा कि हमारे पास जो ब्रीड्स हैं वो इंडिया की अपनी कौन सी है, यानी कि इंडिजिनस ब्रीड्स हमारे पास क्या क्या है, और हम बाहर से क्या लेके आए हुए हैं, यानी कि एग्जॉटिक ब्रीड्स भी हमने देखे। एंड उसके बाद हमने देखा कि ये जो भी चीजें हमारे पास हैं, इनकी नीड्स के हिसाब से हमारे पास क्या क्या टाइप्स जो है इस चीज में अवेलेबल है। एंड लास्टली हमने इनके फूड चॉइसेस के बारे में जाना कि हमें इन्हें क्या फूड देना चाहिए बेस्ड ऑन हमें इनसे क्या चाहिए।
राइट। एंड लास्टली इनके डिजीजेस के बारे में भी हमने स्टडी किया, राइट। तो ये चीज हमने कैटल और पोल्ट्री में अब तक देख ली है, एंड आज हमने स्टार्ट करना है फिशेस के साथ, ठीक है। तो जब हम बेटा बात करते हैं फिशेस की, जब हम फिश प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो इसको हम एक और नाम से जानते हैं, और वो नाम है पिस्सीकल्चर, ठीक है। वो नाम क्या है? पिस्सीकल्चर। और अगर आपको ये नाम का मतलब जानना हो ना, तो आपको क्या करना है, आपको अपनी बुक खोलनी है एनसीईआरटी, चैप्टर नंबर 7 खोलना है, दैट इज डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जहां पे आपको दिखेगा कि हमारे पास प्लांट्स एंड एनिमल्स के किंगडम्स हैं, राइट। और उसी में जब हम एनिमल्स की बात करते हैं बेटा, तो एनिमल में जब हम एकदम लास्ट में आ जाते हैं कॉर्डेट्स में, उसमें हमारे पास और 5 क्लासेस होती है ना। उसमें से जो मछलियों वाली क्लास है उसे पाइसेस कहते हैं, ठीक है। ये जो पिस्सीकल्चर वर्ड आया है, ये बेटा वर्ड पाइसेस से आया है, और पाइसेस में अपनी सारी की सारी जो फिशेस होती हैं वो इन्वॉल्व होती है, राइट। तो फिश को कल्चर करना इज बेसिकली द पिस्सीकल्चर, और उसी को बेटा हम फिश प्रोडक्शन के नाम से भी जान सकते हैं, राइट। और जब हम फिश प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्यों चाहिए हमें फिश प्रोडक्शन, मछलियां क्यों चाहिए, है ना। अगेन ये सवाल आता है। तो जब हम बेटा इसकी बात कर रहे हैं ना, तो ये जो फिश होती है, ये बहुत बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। नॉट ओनली प्रोटीन, इसके अलावा अगर हम फिश की बात करें, तो फिश जो है ना, इसका बहुत ज्यादा यूज होता है जब हम मेडिसिन बनाने का काम करते हैं। मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं फिश में, राइट। सो अगर हम इस मेडिसिनल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, और इसमें अगर हम बोले ना कि मैम कौन सा, तो बेटा जो फिश के लिवर का ऑयल होता है, जो फिश के लिवर से तेल निकलता है ना, वो फिश लिवर ऑयल जो है, ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है हमारे स्किन के लिए, हमारी आईज के लिए, राइट। ये बहुत बहुत अच्छा होता है बेटा स्किन के लिए एंड अपने आईज के लिए भी। तो ये जो है, ये इसका बेनिफिट है जब हम मेडिकल टर्म्स में बात करते हैं। प्रोटीन तो इसमें है ही, तो ऑब्वियसली ये बहुत अच्छा फूड सोर्स जो है वो भी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अंदर काफी सारे वाइटामिन्स होते हैं, तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि जो फिश प्रोडक्शन है, फिश प्रोडक्शन बेटा रिक्वायर्ड है। क्यों? इज रिक्वायर्ड फॉर फूड, फूड के लिए, एंड मेडिकल या फिर मेडिसिनल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, ठीक है। ये जो है बेटा, ये बात हो जाएगी अपने फिश प्रोडक्शन के यूज की या फिर पिस्सीकल्चर के यूज की, ठीक है। तो इतना जो है ये हमने देख लिया कि फिश प्रोडक्शन क्या होता है और इसका यूज क्या है। बेस्ड ऑन दैट हमने ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो अभी तक डिस्कस कर ली है, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे और देखते हैं कि इसी में और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो अब जब हम फिश को पाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली कहीं पाल रहे होंगे, है ना। तो उस जगह को बेटा फिशरीज कहते हैं, और हमारे पास फिशरीज जो हैं ये अलग अलग टाइप की होती है। तो अलग अलग टाइप में 2 टाइप है हमारे पास, एक है कैप्चर फिशरी, दूसरी है कल्चर फिशरी। अब कैप्चर कल्चर नाम से थोड़ा बहुत आइडिया लगाएंगे हमेशा की तरह, जैसा हम आज तक करते आए हैं कि भाई अगर हम कह रहे हैं कि कैप्चर फिशरी है, मतलब कि इसको पकड़ के लाए हुए हैं, कैप्चर करना, पकड़ना, है ना। तो कैप्चर फिशरी में क्या होगा कि जो मछलियां हम ला रहे हैं उन्हें हम कैप्चर कर रहे हैं। अब कैसे कैप्चर कर रहे हैं मैम? टीवी में देखा है, सीरियल्स में देखा है, न्यूज में देखा है, या फिर सामने से आंखों से देखा है कि लोग जाते हैं और ऐसे करके जाल फेंकते हैं, उस जाल के अंदर सारी की सारी जो मछलियां हैं वो पकड़ी जाती हैं, एंड वो जाल बाहर निकाल लिया जाता है, उसमें से मछलियां निकाल के मार्केट में बेच दी जाती हैं। सिंपल है ना। इसके अलावा लोग कांटे लगाते हैं, कांटों में मछलियां फंस जाती है तो उस मछलियों को निकाल के बेच देते हैं, है ना। तो इस तरीके से जब हम मछलियां बेटा ला रहे हैं, जब हम फिशिंग कर रहे हैं, इसे हम कैप्चर फिशरी कहते हैं। तो इसमें जनरली हम मछलियों को नेचुरल सोर्सेस से लाते हैं, यानी कि रिवर्स वगैरह से लाएंगे, लेक से लेके आएंगे, समुद्रों से भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। और इसमें अगर हम बोले तो इसके अंदर इनलैंड और मेराइन वाटर दोनों आएगा। मेराइन की अगर हम बात करें तो इसको ये क्या होता है, मतलब कि सॉल्टी वाटर, ठीक है। मेराइन वाटर जो बेटा सॉल्टी वाटर यानी कि खारा पानी, और खारा पानी कहाँ मिलेगा हमें? खारा पानी हमें मिलने वाला है समुंदर में, यानी कि सी में। सी को क्या बोलते हैं हम कहते हैं इसे
समुद्र, ठीक है। इसके अलावा ओशन में, ओशन क्या हो जाता है, महासागर, यहाँ खारा पानी मिलता है। और जब हम इनलैंड की बात कर रहे हैं तो इनलैंड में बेटा जनरली अपने फ्रेश वाटर सोर्सेज आ जाते हैं, जैसे कि पॉन्ड हो गया, छोटे छोटे पॉन्ड्स हो गए, लेक्स हो गए यानी कि तालाब हो गया, रिवर हो गए बेटा। ये जो भी चीजें हैं ना, ये अपने इनलैंड वाटर सोर्सेज में आएंगे, यानी कि फ्रेश वाटर सोर्सेज में आएंगे। तो मछलियां हम समुद्र से भी पकड़ सकते हैं और फ्रेश वाटर से भी पकड़ सकते हैं, लेकिन जब हम इसको जाल लगा के पकड़ रहे हैं या कांटा फंसा के पकड़ रहे हैं तो वो कैप्चर फिशरी जो है वो कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे यूजुअली जो इंसान है वो फिश सीड नहीं डालता, यानी कि तुमने मछलियों के अंडे पानी में नहीं डालने हैं। यानी कि जो लोग फिश को बेटा कल्चर कर रहे हैं, जो फिश लेट्स से उन्होंने कोई तालाब बना लिया, वहां पे फिश के अंडे डाल के फिशेस को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं ना, वो कैप्चर फिशरी में जो है नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो मछलियां अपने आप अंडे दे रही हैं वो अंडे अपने आप ही बच्चों में चेंज हो रहे हैं एंड देन उन्हें हम कैप्चर कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं सीड्स यूज करने की, तो वो आ जाती है अपने अलग वाले टाइप में, जिसे हम कहते हैं कल्चर फिशरी। इसमें क्या हो रहा है कि हम मछलियों को जनरली फिश फार्मिंग से ऑब्टेन करते हैं। फिश फार्मिंग, मछलियों की खेती, जी हाँ, मछलियों की भी खेती होती है। तो क्या होता है यूजुअली कि जैसे आपने कोई तालाब ले लिया, चलो पॉन्ड ले लो, इस पॉन्ड में आपने क्या करना है कि आपके पास ना सीड होगा, ठीक है, फिश सीड होगा। मतलब कि फिश सीड का मतलब कुछ नहीं है, इसमें फिश के अंडे होते हैं, फिश के एग्स होते हैं बेटा। इस फिश के एग को हमने क्या करना है, पॉन्ड में डाल देना, और इस पॉन्ड में हमारे पास जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं वो भी होगा। खाना आप खुद प्रोवाइड करोगे कि बेस्ड ऑन फिश जो आपने डाली है, उस फिश को क्या खाना देना है वो आप देंगे। एंड अल्टीमेटली ये जो एग्स होते हैं ना, इस एग्स से कुछ टाइम में फिशेज आ जाएंगी और इस फिश को हमने यहाँ से निकाल लेना है, अगेन कैप्चर करके या फिर किसी भी तरीके से, और मार्केट में सोल्ड कर देना। तो जब हम इस तरीके से फिश को बेटा प्रोड्यूस करते हैं तो इस टेक्निक को हम फिश फार्मिंग कहते हैं। और फिश फार्मिंग के तहत जब हम मछलियों को वो रियर करेंगे तो उसे हम कल्चर फिशरी कहते हैं। और यूजुअली ऑब्वियसली तुम समुद्र में मछलियां लगाने नहीं जाओगे, समुद्र में तो मछलियां कहाँ कहाँ चली जाएंगी, है ना। तो ज्यादातर ये आपको इनलैंड मिलेगी, मतलब कि फ्रेश वाटर सोर्सेज में हम देख करते हैं ये, या फिर समुद्र में जो नदी तो नहीं, जो समुद्र का किनारा होता है, बीच के जो आसपास का एरिया है, वहां पे पता है क्या होता है, लेट्स से ये बीच है और यहाँ पे अपने पास समुद्र का पानी है ना। तो ऑब्वियसली ज्यादा इधर जाओगे तो डीप आ जाती है चीजें, तो आप उतना आगे नहीं जा सकते। यहाँ पे भी लोग क्या करते हैं कि ऐसे करके ना कवर कर देते हैं एक पर्टिकुलर एरिया। यहाँ पे लेट्स से कि जाल जैसा ही लगा देंगे, यहाँ पे बैम्बू चार डाल देंगे और यहाँ पे इन्होंने जाल लगा देना है, और इसमें जो पानी अवेलेबल है इसके अंदर वो अब मछलियों के अंडे डालेंगे ताकि मछलियां अपने बच्चे दे और अल्टीमेटली उन्हें उससे मछलियां मिल जाए। इस तरीके से वो बीच के आसपास यानी कि शोर के आसपास ये काम करेंगे। सी शोर में ऐसे काम होता है बेटा, नॉर्मली वो अंडे डाल के छोड़ नहीं देंगे, वरना वो सारे अंडे बह के चले जाएंगे मेन वाले समुद्र में। तो ये बीच के आसपास ऐसे करके किया जाता है फिश फार्मिंग। अदरवाइज पॉन्ड्स वगैरह में तो इट इज प्रीटी सिंपल, क्योंकि पानी एक ही जगह ठहरा हुआ है, वो पानी कहीं जाने वाला नहीं है, तो वहां पे वो फिश फार्मिंग कर सकते हैं, राइट। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, एक और पॉइंट जो हमने इसमें ऐड करना था, थोड़ा सुंदर सा कलर लेंगे, सुंदर सा तो क्या मिलता जुलता थोड़ा, इसमें क्या होगा, फिश सीड्स आर यूज्ड, फिश सीड्स आर यूज्ड टू कल्चर फिशेस, ठीक है। ये जो चीज है बेटा, ये यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। और ये बात हो गई अपने टाइप्स ऑफ फिशरीज की, जो कि हमें फिश प्रोडक्शन में जानना इंपॉर्टेंट है। नाउ जब हम थोड़ा आगे चलेंगे तो जो फिशरीज है, जैसे कि मैंने आपको बोला, हमारे पास खारे पानी में भी ये चीज हो सकती है, और जो अपना सादा पानी है यानी कि बिना नमक वाला पानी, फ्रेश वाटर जो है, उसमें भी हम मछलियों को रख सकते हैं। तो अब थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अपने मेराइन फिशरीज के बारे में और फ्रेश वाटर फिशरीज के बारे में। तो अगर हम मेराइन फिशरीज की बात करें तो भाई मेराइन वाटर कहाँ होगा,
मेराइन वाटर मैम वहां होगा जहां समुंदर होगा। तो समुंदर इंडिया में कहाँ कहाँ है? तो इंडिया का अगर आप मैप देखेंगे तो ये जो पेनिनसुला वाला रीजन है, पेनिनसुला मतलब कि ऐसा एरिया जिसके 3 हिस्से पानी से घिरे हो। ये वर्ड बहुत बार एसएसटी में आपने सुना होगा, इंडिया का पेनिनसुलर रीजन। पेनिनसुलर रीजन मतलब कि ऐसा हिस्सा जिसके 3 भाग पानी में डूबे हुए हो, राइट। तो इंडिया में जो बेटा ये वाला पोर्शन है, यानी कि आप मान लो गुजरात से स्टार्ट करेंगे, गुजरात से पानी स्टार्ट हो जाता है ना समुंदर, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र आ गया, महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटका आ जाएगा, यहाँ पे बीच में गोवा भी आ जाता है अपना, उसके नीचे अपने पास केरला है, फिर यहाँ पे तमिलनाडु है, यहाँ पे फिर अपने पास आंध्र प्रदेश भी है, राइट। इसके थोड़ा ऊपर जाके उड़ीसा भी अपने पास है, यहाँ पे बंगाल भी है ना। तो ये जितने भी रीजन्स है इन सब में बेटा देखो समुंदर है ना, बीच है, लोग गोवा जाते हैं घूमने के लिए, है ना। सबको गोवा जाना है, आप में से भी सबको गोवा जाना होगा। मुंबई देखो, मुंबई के पास भी तो बीच है, केरला में है बीच, गोकर्णा हो गया, वर्कला हो गया, ये ऑल दीज आर द रीजन्स जहाँ पे आपको बीचेस मिलेंगे। और जहां बीच है वहां समुंदर है, समुंदर है तो पानी खारा है। और अगर हम इंडिया की बात करते हैं, क्योंकि इतना सारा जो एरिया है इसके यहाँ समुंदर है, तो इस एरिया को अगर हम किलोमीटर्स में नापते हैं तो इंडिया के पास अप्रोक्सीमेटली अराउंड 7,500 किलोमीटर्स है कोस्ट लाइन की। अब कोस्ट लाइन क्या होता है? कोस्ट लाइन बेटा वो लाइन है जो कि समुद्र से मिलती है, मतलब कि ये जो रीजन्स है जहां पे बीच है ना, जो बीच वाला एरिया होता है उसी को कोस्ट लाइन कहते हैं। और इंडिया में 7,500 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो कोस्ट लाइन से घिरा हुआ है, मतलब कि यहाँ पे समुद्र का पानी आता है। इन शॉर्ट में राइन वाटर है। मछली कहाँ आएगी? पानी में। जब पानी यहाँ है तो पानी भी यहाँ के, जब पानी यहाँ है तो पानी के साथ मछलियां भी आ रहेंगी, है ना। पानी पानी ज्यादा ही हो गया, ठीक है। तो ये देखो इतना हो गया डिस्कस, ठीक है जी। तो 7,500 किलोमीटर तक की हमारी कोस्ट लाइन है, और इसमें थोड़ा और अंदर जाएंगे तो समुंदर गहरा हो जाता है, और उन गहरे समुंदरों में भी बेटा मछलियां हैं जिन्हें आजकल हम आसानी से पकड़ सकते हैं, क्योंकि हम जो है तरक्की कर चुके हैं टेक्नोलॉजी के मामले में। हमारे पास बड़े बड़े शिप्स आ गए हैं, उन शिप्स को हम लेके जा सकते हैं बीच समुंदर में, वहां पे जाल फेंकेंगे, मछलियां आ जाएंगी, राइट। तो इस तरीके से हम मछलियां जो है वहां से ले सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि भाई कैसे लेंगे, तो ऑब्वियसली हम बहुत अलग अलग तरीके के बेटा फिशिंग नेट्स यूज करने वाले हैं, और फिशिंग बोट्स, जैसा कि मैंने बोला कि हमने बहुत ज्यादा तरक्की जो है वो कर ली है। नाउ अगर हम बोले कि मैम कौन कौन सी मछलियां मिलेंगी, तो कुछ लोगों को तो नाम पता होंगे, और नहीं पता बेटा तो आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पे हम आपके लिए वो कुछ नाम भी लेके आए हैं, इसलिए आज थोड़ी आपको ना पीपीटी भरी भरी लग रही होगी कि बहुत कुछ लिखा हुआ है। और वो लिखा हुआ इसलिए है क्योंकि यहाँ पे फुल एग्जाम्पल्स हैं आपके पास जो आपको याद होने चाहिए। तो अगर हम अच्छे वाले जो थोड़ी पॉपुलर है ना मैराइन फिशेस, उनकी बात करते हैं, अपने पास आ जाती है पॉम्फ्रेट। पॉम्फ्रेट के बाद मैक्रेल है, देन टूना। कभी किसी ने मिस्टर बीन देखा हो तो मिस्टर बीन में जो उसकी वो है ओनर है, उसके पास जो कैट है वो टूना ही तो खाती है पूरे टाइम। टॉम एंड जेरी में भी तो वो कितना ज्यादा टूना के पीछे पीछे भागता है। तो कैट्स आर कंप्लीटली बिहाइंड टूना, राइट। तो टूना तो आपने पक्का बेटा सुनी ही होगी। देन हमारे पास सार्डीन्स हैं, राइट, और बॉम्बे डक। तो इसमें से ज्यादा कुछ नहीं, तो ये पॉम्फ्रेट, टूना और सार्डीन, ये तीन ऐसे हैं ना जो बहुत कॉमन नाम है, इन्हें तो पक्का पक्का याद कर लो, और जिससे सारे नाम याद हो जाए तो बल्ले बल्ले बेटा, राइट। अब थोड़ा अगर हम और आगे चले, ये तो हो गई जी फेमस वाली हमारी मेराइन फिशेस। अब थोड़ा उन फिशेस की बात करते हैं जो हमारे लिए फायदेमंद है, जिन्हें हम मार्केट में बेच के पैसा कमा सकते हैं, राइट, जिसकी इकोनॉमिकल वैल्यू है। तो अगर हम बोले कि कुछ मेराइन फिशेस जो कि हाईली इकोनॉमिक वैल्यू कैरी करती है, इकोनॉमिक मतलब कि वो जिससे मार्केट में बेच के पैसा मिलेगा, मनी मिलेगा, राइट। तो बेटा अगर उसकी बात करें जिन्हें हम फार्म कर सकते हैं, मतलब इन्हें वही जैसे सी शोर है, यहाँ पे इनको बांध के अंदर हम मछलियां उगाएंगे, वो वाला सीन जो है वो किसके साथ है? वो है म्यूलेट्स के साथ। भेटकी नाम की एक मछली होती है, ये इंडियन नाम है, ठीक है, भेटकी, ये एक मछली है। जो पर्ल वाली फिशेस होती हैं उन्हें कर सकते हैं, तो पर्ल स्पॉट्स आ गई। और कुछ सेलफिश, शेलफिश कौन सी है बेटा? प्रॉन्स है अपने पास, राइट, इसमें अपने पास प्रॉन्स आ जाएंगे, म्यूजिल्स आ जाएंगे, ऑयस्टर्स, ऑयस्टर्स, अरे ऑयस्टर्स तो सबको पता होगा,
ऑयस्टर्स नहीं होते, जैसे इसको ऐसे खोलेंगे तो इसके अंदर पर्ल्स होती हैं, तो वो जो पर्ल बनाने वाली मच्छी होती है ना, उसे ही ऑयस्टर कहा जाता है, राइट। तो वो ऐसी सी होती है, बंद सी खुलेगी तो उसके अंदर बहुत सारा ऐसा मसल जैसे चीज होती है जो कि एडिबल होती है, एंड उस वो जब बहुत डीप वाटर्स में होती है तो उसी के अंदर पर्ल्स भी मिलते हैं। तो जो ऑयस्टर्स हैं बेटा, उन्हें भी हम फार्म कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिमांड में है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की नीड को पूरा करने के लिए हमने मछलियां भी पालना शुरू कर दी हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पिसिकल्चर कहते हैं। और मछलियों के नाम मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। आई होप दैट यहाँ पे ये सारी चीजें आपको अब तक जो है क्लियर हो गई होंगी रिगार्डिंग द मेराइन फिशरीज। नाउ हम थोड़ा आगे चलेंगे और देखेंगे कि भाई इनलैंड फिशरीज में हमारे पास क्या है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनलैंड जो है, यहाँ पे हमारे पास फ्रेश वाटर फिशेज, यूजुअली फ्रेश वाटर फिशेज है, और इनलैंड में जो लैंड पे है, राइट। अब जो भी वाटर सोर्सेज आपके पास लैंड पे है ना बेटा, उन्हें हम इनलैंड बोलते हैं। और इसमें फ्रेश वाटर फिशेज तो है ही है, इसके साथ साथ हमारे पास एक ऐसा रीजन भी तो होता है ना जहां पे जो फ्रेश वाटर है वो समुद्र के खारे पानी के साथ मिल जाए। तो जब समुद्र का पानी और अपना नॉर्मल फ्रेश वाटर मिलता है बेटा, तो वो एक तरीके की वाटर बॉडी बनाती है जिसे हम ब्रैकिश वाटर कहते हैं। और वो वाटर बॉडीज क्या कहलाती हैं, एस्चुरीज या फिर लगून्स। तो हम इस चीज को भी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, उससे पहले जरा आ जाते हैं कंप्लीटली अपने फ्रेश वाटर फिशेस पे। तो ऑब्वियसली फ्रेश वाटर रिसोर्सेज क्या क्या आएंगे अपने पास आ जाएंगे कैनाल, मतलब कि जो नहर होती है। और केनाल्स के बारे में हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं जब हम क्रॉप्स की बात कर रहे थे, है ना, जब हमने इरिगेशन के बारे में पढ़ा था। तो अगर आपने अभी तक वो वाला सेशन नहीं देखा है तो जल्दी से वो कवर कर लो, क्योंकि वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अभी तो हम एनिमल हस्बेंड्री की बात कर रहे हैं ना, इससे पहले बेटा हमने क्रॉप्स की बात करी है, और उस चीज को भी आपके लिए पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डू चेक दैट आउट, राइट। तो केनाल्स में बेटा हमें फ्रेश वाटर मिलता है। इसके अलावा पॉन्ड्स हो गए, रिजर्वॉयर्स हो गए, रिवर्स हो गए। रिजर्वॉयर्स में बेटा डैम आ जाएंगे अपने पास, है ना। डैम जहां जहां बनाए हैं तो वहां तो पानी रिजर्व करके रखा है ना हमने, तो वो जो रिजर्वॉयर्स हैं वहां पे भी हम मछलियां उगाते हैं। डैम्स में जो पानी ऊपर इकट्ठा होता है ना, उसमें भी मछलियां जो है वो फार्म की जाती हैं। और अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पे देखो कितनी सुंदर सुंदर मछलियां हमने रखी हुई हैं। तो ये जो सबसे पहले दिख रही है ना, ये है रहू, राइट। इसके बगल में जो दिख रही है ये है कतला, और लास्टली ये जो है ये सिंघी है ना। तो कुछ नाम तो है जो इसको ऐसे ही जानते हैं, ये अपने इंडिया वाले नाम है। सब जगह रहू को रहू बोलते हैं, कतला को कतला बोलते हैं, सिंघी को सिंघी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों को तो आई गेस की नाम पता होंगे, जिसे पता है वो जल्दी से ना कमेंट सेक्शन में बताना कि यस मैम ये नाम मैंने सुना हुआ है, और जिसने नहीं सुना बेटा तो कोई नहीं, आज आपने सुन लिया, राइट। अब बस थोड़ा सा याद कर लेना है ना, क्योंकि ये पूछा जा सकता है आपसे ना। अगर हम थोड़ा इस तरफ आए, हमारे पास आ जाता है ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश वाटर क्या होता है भाई? अब ब्रैकिश वाटर रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, जहां पे हमारा समुद्र का पानी यानी कि सी वाटर मिक्स हो जाता है अपने फ्रेश वाटर के साथ। द सी वाटर दैट वी हैव गेट मिक्स्ड विद द फ्रेश वाटर, और वो जो वाटर बॉडी बेटा बनाता है उसे हम कहते हैं एस्चुरीज या फिर लगून्स। एंड यहां पर भी हमारे पास कुछ मछलियां जो है वो आती हैं, राइट। यहाँ पे भी कुछ मछलियां जो है वो फार्म की जा सकती हैं, या फिर वो यहाँ पे रिप्रोड्यूस करके बहुत सारी मछलियां जो है वो बना सकती हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे अपने पास है स्नूक, कैसी दिख रही है ये, है ना, ये स्नूक है बेटा। देन अपने पास स्टारपॉन है, एंड लास्टली हमारे पास रेड ड्रम जो है ये भी है। तो ये कुछ ही एग्जाम्पल्स है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फ्रेश वाटर में अपने पास यही 3 एग्जाम्पल है, या फिर ब्रैकिश वाटर में अपने पास यही 3 एग्जाम्पल्स है। ये तो एग्जाम्पल मैंने बस पिक किए हैं कि आप ये एग्जाम्पल्स याद कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। अगर आपको और एग्जाम्पल्स आते हैं तो आप बिल्कुल से कॉमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं, ठीक है। तो ये जो थी यहाँ तक की जो हमने कहानी बेटा पढ़ी, वो थी कि हाँ ये तो है ही है, ये चीजें हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। अब अगर हम फिश कल्चर की बात करते हैं तो मछलियों को ना हम कैसे पता पाल सकते हैं कि एक ही वाटर बॉडी में हम बहुत सारी मछलियां, बहुत सारी इन द सेंस कि अलग अलग टाइप की मछलियां जो है उनको कल्चर कर सकते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो इस कल्चर का एक नाम पड़ता है जिसे हम कहते हैं कॉम्पोजिट फिश कल्चर। कॉम्पोजिट फिश कल्चर में क्या होता है, अगर आपको ये डायग्राम बहुत अच्छे से दिख रहा हो, इसमें अगर आपको दिखे ना तो देखो कुछ मछलियां ऊपर है ना, कोई अच्छा सा कलर लेते हैं, यस, कुछ मछली ऊपर है,
कुछ मछलियां बीच में हैं और कुछ मछलियां ना पानी के एकदम नीचे हैं। तो ये जो है, अगर इससे थोड़ा सा भी दिमाग लगा पा रहे हो तो बहुत बढ़िया, नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं। ये जो ऊपर है बेटा ये है कतला, ठीक है, ऊपर वाली कतला है, बीच में जो अपने पास है ये रहू है, एंड सबसे नीचे है अपने पास मृगाल। मृगाल भी एक फ्रेश वाटर फिश है। आपको देखो एक और एग्जांपल पता लग गया। तो मैम ये ऐसा क्यों है? तो बेटा देखो, पहली चीज आपने क्या नोटिस किया कि एक ही वाटर बॉडी में 3 अलग तरीके की मछलियां हमारे पास है ना? तो जब ऐसा हमने किया तो कॉम्पोजिट फिश फार्मिंग। अब हमने ऐसा क्यों किया? नेक्स्ट सवाल आपका यही आएगा ना कि क्यों हमने एक ही पानी के तालाब में 3 मछलियां डाल दी? तो देखो, जब तुम खाना दोगे तो खाना ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना कि एक ही जगह जाके गिरेगा। वो खाना पूरे के पूरे पानी में मिलने वाला है। तो वो जो खाना है वो सब अगर खत्म हो जाए तो हमारा ही भला है भाई, कि मैंने 100 रुपए लगा के ये खाना खरीदा और मैंने डाला और मेरी मछली तो रह रही है भाई नीचे। अब जो खाना ऊपर पड़ा है वो कौन खाएगा? वो तो नुकसान हो गया, है ना? या फिर ये कह लो कि तुमने पानी में खाना डाला, वो सारा खाना नीचे चला जाए, ऑब्वियसली जाएगा ही, पूरे पानी में मिलेगा। तुम्हारी मछली ऊपर का खाना खाती है, वो खाना नीचे वाला कौन खाएगा? फूड वेस्टेज, राइट? बट अगर हम कॉम्पोजिट फिश फार्मिंग कर लें तो इस केस में क्या होता है कि हमारे पास अलग अलग मछलियां हैं, जैसे कि हमने देखा यहाँ ऊपर कतला है, फिर हमारे पास रहू है, एंड देन हमारे पास मृगाल जो है वो भी है। तो ये जो है बेटा, इसमें पता है क्या सीन है? ये जो कतला है ये बेटा सरफेस फीडर है, यानी कि ये जो मछली है ये जब आप पानी में खाना डालेंगे तो जो खाना ऊपर की सतह पर रह जाता है वो खाना कतला जाके खाती है। ये ऊपर ऊपर से ही खाना खाएगी, ये नीचे की तरफ जाके खाना नहीं लेती। देन अब जो खाना बीच वाले एरिया में है, जो बीच वाले एरिया में है वो खाया जाता है रहू के द्वारा। ये जो है बेटा ये मिडल फीडर है, ठीक है, मिडल रेंज फीडर है। मतलब कि जो खाना थोड़ा सा बीच वाले एरिया में होगा वो रहू जो है वो इजीली खा सकती है। एंड लास्टली हमारे पास जो मृगाल है ये बेटा अपना लोअर सरफेस फीडर है, ठीक है, लोअर सरफेस फीडर है। अब ऐसे में क्या हुआ? ऐसे में हमारा भाई मजेदार काम हो गया, एक साथ 3 तरीके की मछलियां भी पल गई और जो भी खाना हमने डाला था वो भी इस्तेमाल हो गया। तो अब जल्दी से एक बार पॉइंट्स देख लेते हैं, क्योंकि लिखना भी तो है ना, हमने एग्जीक्यूट भी तो करना है जो पढ़ा है। तो इस केस में बेटा हम लोकल और इंपोर्टेड दोनों ही तरीके के फिशेस को फार्म कर सकते हैं, राइट? इसके अलावा इसमें हम कॉम्बिनेशन ऑफ 5 और मोर देन दैट, यानी कि 5 to 6 स्पीशीज जो हैं उनको रियर कर सकते हैं। कि यहाँ तो हमने 3 का एग्जांपल लिया था, हम इसमें 5-6 मछलियां जो है एक ही साथ एक ही वाटर बॉडी में रियर कर सकते हैं। और इसमें जो हमने मछलियां सिलेक्ट की गई हैं ये किस बेसिस पे है? ये बेटा है बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ फूड हैबिट्स, यानी कि इनके खाने का जो प्रोसीजर है, इनके खाने की जो हैबिट है वो अलग है। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया ना, कतला ऊपर का खाती है, जो रहू है वो बीच वाले रेंज में खाना खाता है, जो मृगाल है वो नीचे का खाती है। तो इस तरीके से ना इनके बीच में कोई कॉम्पिटिशन होगा। इसका फायदा क्या हुआ है ना? अगर मैं बोलूं कि भाई इसका बेनिफिट क्या है, तो बेनिफिट में सबसे पहले तो ऑल की जगह होल लिखना चाहिए, है ना? होल फूड इज यूटिलाइज्ड, सारी का सारा जो खाना है हमारा वो संपन्न किया जाएगा। देन दूसरी चीज, नो कॉम्पिटिशन बिटवीन द फिशेस, कोई भी मछली खाने के लिए नहीं लड़ेगी क्योंकि सबको खाना मिल रहा है। अमंग फिशेस फॉर फूड, ठीक है, ये एक चीज हो गई। तो ये जो 2 फायदे हैं बेटा ये हमें देखने को मिलते हैं जब हम कॉम्पोजिट फिश कल्चर की बात कर रहे हैं। और एक बेनिफिट तो यही आ जाएगा कि वी कैन रियर 5 to 6 वेराइटीज, सो जो फार्मर है उसको वेराइटीज ऑफ फिशेस एक ही टाइम पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज हो गई जब हम बात करते हैं अपने कॉम्पोजिट फिश कल्चर की। और ये बात हो गई अपने बेटा पिस्सी कल्चर की, यानी कि फिश प्रोडक्शन की। तो यहाँ पे इतना तो हमने डिस्कस कर लिया, ये सारी चीजें हो गई अच्छी कि ओके ये चीजें हम यहाँ देख सकते हैं। बट जब हम ये सारे काम करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम्स भी तो आएंगी, तो कुछ प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर लें।
तो जब हम बेटा फिश प्रोडक्शन की बात करते हैं तो जो दो मेन प्रॉब्लम्स हैं जो फार्मर्स को देखनी पड़ती हैं वो ये है कि ज्यादातर मछलियां जो है वो ब्रीड करती हैं, यानी कि प्रजनन की प्रक्रिया को फॉलो करती हैं, यानी कि अंडे देती हैं बारिश के टाइम पे, मॉनसून सीजन में। तो भाई ऑब्वियसली साल में 12 महीने और 12 के 12 महीने मॉनसून सीजन नहीं होता। जो अपना रेनी सीजन है वो जुलाई से लेके अगस्त वाला टाइम, बेसिकली जून से लेके सितंबर, इतने में तो हो ही जाती है बारिश, है ना। तो ये जो टाइम है इसी टाइम पर मछलियां अंडे देगी, इसके अलावा नहीं देगी। और जब मछलियां अंडे नहीं देगी तो आपके पास ऑब्वियसली फिशेस जो है वो कम होगी। अब जब फिश कम होगी तो ऑब्वियसली आप ज्यादा मछलियां नहीं बेच पाएंगे, मछलियां बेच नहीं पाएंगे तो आपके पास पैसे कहां से आएंगे, है ना। तो फार्मर्स को बेटा ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ जाती है कि भाई हमारे पास तो जो मछलियां हैं वो मॉनसून में ही ब्रीड कर रही हैं। ये होगी पहली प्रॉब्लम। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि गुड क्वालिटी के सीड्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं होते इजीली टू ऑल द फार्मर्स, या तो अगर है तो वो बहुत कॉस्टली है, और जो नॉर्मल वाले हैं वो उतने इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं है, राइट। तो अब इसके लिए क्या किया जाए, प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन क्या है। अगर हम बोल रहे हैं कि हमने एडवांसमेंट कर ली है तो कुछ तो सोल्यूशन निकला होगा। तो बेटा क्या है, इट इज टू यूज द इंजेक्शन, राइट। इंजेक्शन किस चीज के लिए, फॉर आर्टिफिशियल ब्रीडिंग। यानी कि हमने क्या करना है, फिशेस में इंड्यूस करनी है ब्रीडिंग बिना मॉनसून के। इंजेक्शंस डाल के हम उनको ऐसा बोलेंगे कि भाई तुम्हारा टाइम जो है ये एग प्रोडक्शन का आ गया है, आप एग प्रोड्यूस कर दीजिए। जब एग प्रोड्यूस हो जाएगा तो उसे हम एज अ सीड यूज करेंगे और उससे हम मछलियां जो है ये बना सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली ये जो बेटा प्रोसीजर है इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये हमेशा सक्सेसफुल होगा। और अगर हमने एक मछली के साथ ये बार बार किया तो मछली की जो लाइफ है वो भी हैम्पर हो सकती है, ठीक है। तो ये इस सोल्यूशन के साथ का प्रॉब्लम है। लेकिन हाँ, ये सोल्यूशन आजकल काफी ज्यादा यूज किया जा रहा है, क्योंकि जो फूड की बेटा डिमांड है वो पॉपुलेशन में काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही है और उन्हें हमें केटर करना है। तो उसी चीज के लिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं एंड आई होप दैट आपको चीजें समझ आ रही होंगी, राइट। समझने के साथ साथ क्योंकि आपके लिए सारे नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं तो आप इन्हें बहुत इजीली डाउनलोड कर सकते हैं स्कोर प्लस ऐप से, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। एंड आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे, या तो ये स्कैन कर लीजिए या फिर आप कर सकते हैं क्या कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम का लिंक ढूंढ सकते हैं, वहां से हमें फॉलो कर सकते हैं फॉर ऑल द अपडेट्स दैट आर नेसेसरी, राइट। तो ये बेटा आज का था लेक्चर जहां पे हमने सारे के सारे फिशेस के बारे में पढ़ा। बेसिकली हमने फिश प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा एंड आई होप दैट आपको कुछ मछलियों के नाम जान के अच्छा लगा होगा, आपको मजा आया होगा इस सेशन में। अगर आया है तो डू शेयर योर फीडबैक, अच्छा या बुरा जो भी है, वील श्योरली वर्क ऑन दैट। एंड हम दोबारा से मिलने वाले हैं, तब तक के लिए प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ। बाय बाय।